हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 12 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 तक कर लिया था। तो जो भी आपका बीएसटी का कंप्लीट हो गया है, ईपीएस का भी लगभग 11 चैप्टर हो गया है। ये आपको प्ले लिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 12 का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो आपका एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम को देखते हुए इस नोट्स को तैयार किया गया है। चैप्टर नंबर 12 कोष प्रभाव विवरण चैप्टर का नाम है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कोष प्रभाव विवरण किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि कोष प्रभाव विवरण किसे कहते हैं। तो किसी व्यवसाय अथवा संस्था की दो तिथियों के स्थिति विवरणों के बीच कोषों में हुए परिवर्तन का अध्ययन के लिए तैयार किया गया विवरण को कोष प्रभाव विवरण कहते हैं। दो किसी व्यवसाय में अथवा संस्था में दो तिथियों के बीच, ठीक है, दो डेट के बीच स्थिति विवरण के बीच, ठीक है, बैलेंस शीट के बीच कोषों में हुए परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, यानी कि कोष बढ़ रहा है, फंड बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए जो बनाया गया विवरण है उसको बोलेंगे कोष प्रभाव विवरण, ठीक है। यहाँ कोष का आशय क्या हुआ, कार्यशील पूंजी से है। कोष मतलब फंड किसको कहेंगे, कार्यशील पूंजी को। अर्थात इसका फॉर्मूला हो जाता है कोष निकालने का। कोष यानी वर्किंग कैपिटल को हम लोग कोष कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, यानी कोष निकालने का फॉर्मूला होता है फंड का, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करके, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कोष प्रभाव विवरण के उद्देश्य, उपयोग एवं महत्व बताएं। कोष प्रभाव विवरण का उद्देश्य, उपयोग और महत्व बताएं। यानी कोष प्रभाव विवरण का उद्देश्य क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसका महत्व यानी लाभ क्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो इसका उद्देश्य, महत्व अथवा लाभ निम्न है। पहला है कार्यशील पूंजी में, थोड़ा आप लोग को थोड़ा दिखने में परेशानी होगा क्योंकि नोट्स थोड़ा ख़राब हो गया था, ठीक है, पेज, जिसके कारण थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का पता लगाना, ठीक है। कोष प्रभाव विवरण का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जो कार्यशील पूंजी है उसमें परिवर्तन का पता लगाना कि कार्यशील पूंजी बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। दूसरा है व्यवसाय संचालन से कोषों का पता लगाना, यानी बिजनेस जो चला रहे हैं उसमें फंड कहाँ से आया और कहाँ ख़त्म हुआ, इसका पता लगता है हम लोग कहाँ से, कार्यशील पूंजी से, ठीक है। तीसरा है कोषों के स्रोतों का ज्ञान, यानी फंड के स्रोतों का ज्ञान, फंड बढ़ रहा है अथवा घट रहा है या कितना फंड में पैसा है, तो ये हम लोग को कोष प्रभाव विवरण से पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोषों के उपयोग का ज्ञान, यानी कोष यानी फंड जो है, फंड कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, फंड कहाँ इस्तेमाल हुआ है, इसका हम लोग को ज्ञान कहाँ से मिलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से। अगला है बजट बनाने में सहायक। बजट बनाने में सहायक मतलब अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि फैक्ट्री है, हम चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें कितना रुपया खर्च होगा, ठीक है, कितना रुपया मटेरियल पर खर्च होगा, तो इसके लिए जो हम लोग बजट बनाते हैं, या फिर पूरे साल में कितना जो माल बेचना है उसके लिए हम लोग जो भी बजट वगैरह बनाएंगे, तो इसमें सहायक होता है, ठीक है, कोष प्रभाव विवरण। अगला है कि उधार लेन देन में सहायक, यानी कि अगर कहीं भी कर्ज वगैरह लेते हैं उधारी, तो उसमें सहायक होता है कोष प्रभाव विवरण, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कोष प्रभाव विवरण एवं स्थिति विवरण में अंतर क्या है। देखिए, कोष प्रभाव विवरण मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो अंतर का आधार कोष प्रभाव विवरण और स्थिति विवरण। देखिए इन दोनों के बीच जो अंतर है, पहला अंतर है इन लोगों के बीच, कोष प्रभाव विवरण कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की व्याख्या करता है। कोष प्रभाव विवरण जो है ये व्याख्या के आधार पर इसका अंतर कर सकते हैं कि कोष प्रभाव विवरण कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का व्याख्या करता है, अर्थात कोष प्रभाव विवरण से ये हमें पता चलता है कि कार्यशील पूंजी बढ़ा कि घटा, ठीक है। जबकि स्थिति विवरण व्यवसाय की गतिशील स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता है। तो स्थिति विवरण बिजनेस का गतिशील, ठीक है, बिजनेस किस कंडीशन में है, तो इसका चित्र प्रस्तुत करता है, अर्थात ये दर्शाता है इसमें, ठीक। चलिए दूसरा समझते हैं। कोष प्रभाव विवरण में केवल कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाली मदें दिखाई जाती है। कोष प्रभाव विवरण में क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करने वाला, अर्थात वर्किंग कैपिटल बढ़ा घटा, इसको दिखाता है कोष प्रभाव विवरण, ठीक है। जबकि स्थिति विवरण में संपत्ति, दायित्व तथा पूंजी खाते के शेष दर्शाता है। स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट में क्या होता है कि एसेट्स, लायबिलिटी, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, सारा चीज़ दिखाता है, ठीक।
चलिए अगला अंतर समझते हैं हम लोग। तीसरा अंतर है कोष प्रवाह विवरण बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है खास करके वो जो बड़ा कंपनी है, जो लार्ज स्केल पर काम करता है, उन लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है। जबकि स्थिति विवरण प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा तैयार किया जाता है। जो स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट है, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सबके द्वारा लगभग स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। ठीक, चलिए उसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं। चौथा पॉइंट है कोष प्रवाह विवरण स्थिति विवरण और आय खाते की सहायता से तैयार किए जाते हैं। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, जबकि स्थिति विवरण तलपट और अन्य समायोजन की सहायता से तैयार किया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल की सहायता से बनाया जाता है। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, ये बैलेंस शीट जो है यानी स्थिति विवरण जो है वो आपका स्थिति विवरण और तलपट के द्वारा बनाया जाता है। स्थिति विवरण तलपट के द्वारा भी बनाया जाता है और अन्य सूचना के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट समझते हैं। पांचवा पॉइंट है कोष प्रवाह विवरण का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह केवल कार्यशील पूंजी में परिवर्तन दर्शाता है। देखिए कोष प्रवाह विवरण का क्षेत्र जो होता है इसका स्कोप सीमित है क्योंकि ये केवल कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर गया कि डिक्रीज किया, ये सिर्फ ये दर्शाता है। ठीक है, कोष प्रवाह विवरण। जबकि स्थिति विवरण का क्षेत्र विस्तृत है। जो स्थिति विवरण बैलेंस शीट है उसका क्षेत्र थोड़ा इससे बड़ा है क्योंकि यह व्यवसाय का स्थिति दर्शाता है। जो बैलेंस शीट है स्थिति विवरण वो व्यवसाय का स्थिति दर्शाता है, इसलिए इसका क्षेत्र कोष प्रवाह विवरण के क्षेत्र से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। कार्यशील पूंजी की गणना कैसे की जाती है? वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है? देखिए वर्किंग कैपिटल निकालने का तो अपना फॉर्मूला मालूम है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे। ठीक है, चलिए इसका समझते हैं। चालू, इसी बात को डेफिनेशन के तौर पर लिख देना है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके। तो चालू संपत्तियों और चालू दायित्व के अंतर को कोष यानी फंड कहते हैं। चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? फंड कहते हैं। अर्थात फंड या कोष से आशय कार्यशील पूंजी से है। फंड या कोष किसको कहेंगे? कार्यशील पूंजी, यानी वर्किंग कैपिटल को हम लोग फंड या कोष कहते हैं। ठीक है, इसकी गणना कैसे की जाती है? तो चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को घटाकर की जाती है। ये जो कार्यशील पूंजी है वर्किंग कैपिटल, इसका गणना कैसे करेंगे? तो करंट एसेट्स में से यानी चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को घटाकर, इसी को हम लोग फॉर्मूला के तौर पर लिख सकते हैं यहाँ, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इतना लिख देना। तो कार्यशील पूंजी की गणना कैसे की जाती है? तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटाकर कार्यशील पूंजी की गणना की जाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला पांचवा है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण बनाने के नियमों को बताएं। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का नियम, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण बनाने के नियमों को बताएं। क्वेश्चन था कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण बनाने के नियमों को बताएं। तो इसका आंसर है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण बनाने के निम्न नियम है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण बनाने के निम्न नियम है। पहला नियम क्या बोले? कार्यशील पूंजी में परिवर्तन, यानी कार्यशील पूंजी में परिवर्तन मतलब वर्किंग कैपिटल बनाने का क्या नियम है? ठीक है, तो पहला है चालू संपत्ति बढ़ने से। चालू संपत्ति बढ़ने से क्या होगा? कार्यशील पूंजी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा कि चालू अगर संपत्ति बढ़ा देंगे तो क्या होगा? कार्यशील पूंजी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझना, हम लोग का वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी होता है ना, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। सपोज करो अगर हम यहाँ करेंट एसेट्स, सपोज कि अगर हम एक सेकेंड कि अगर हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर चालू संपत्ति बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। इसी का एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। मान लो कि करंट एसेट्स 5 है और करंट लायबिलिटी 2 है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? 3 होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे? करंट एसेट्स को बढ़ा देंगे, चलो 6 कर देंगे, और करंट लायबिलिटी को रहने देंगे 2 ही, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा? 4 हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम लोग एसेट्स बढ़ा देंगे ना, करंट एसेट्स, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट का कहने का मतलब है। दूसरा है
चालू संपत्ति के घटने से कार्यशील पूंजी घटती है। कहता है कि अगर चालू संपत्ति यानी करंट एसेट्स अगर घटा देंगे तो वर्किंग कैपिटल घट जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए कि हम लोग वर्किंग कैपिटल के करंट एसेट्स 5 माने थे, इसको घटा दो। चलो वर्किंग कैपिटल को 4 कर लो। अब करंट लायबिलिटी 2 था, 2 ही रहने दो। 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। यानी वर्किंग कैपिटल पहले क्या था, 3 था, अब 2 हो गया। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा समझो कि अगर हम करंट एसेट्स बढ़ा देंगे, चालू संपत्ति बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कार्यशील पूंजी बढ़ जाएगा। चालू संपत्ति घटाने पर क्या होगा, कार्यशील पूंजी घट जाएगा। और चालू दायित्व मतलब करंट लायबिलिटी की तरफ आ जाओ, मतलब करंट एसेट्स को रहने दो, अब करंट लायबिलिटी में आ जाओ कि करंट लायबिलिटी के बढ़ने से, ठीक है, करंट लायबिलिटी के बढ़ने से कार्यशील पूंजी क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ा देंगे कार्यशील पूंजी घट जाएगा। ठीक है, और करंट लायबिलिटी अगर घटा देंगे तो कार्यशील पूंजी बढ़ जाएगा। यानी सीधा सीधा समझो वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन यानी चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण बनने का नियम क्या है। तो इसका सीधा सीधा समझो कि करंट एसेट्स बढ़ाएंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, और करंट एसेट्स घटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल घट जाएगा। अब दूसरा नियम समझो करंट लायबिलिटी के साथ उल्टा संबंध, मतलब करंट लायबिलिटी अगर बढ़ाएंगे तो वर्किंग कैपिटल घट जाएगा, और करंट लायबिलिटी अगर घटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा। चलिए अगला, कोष प्रवाह विवरण क्यों बनाया जाता है, यानी कि कैश, आपसे पूछा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आंसर है एक निश्चित अवधि के बीच चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व में जो कमी या वृद्धि होती है। एक निश्चित अवधि के बीच चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व में जो कमी होती है या वृद्धि होता है, उनमें किन कारणों से कमी या वृद्धि होती है, उनमें कमी या वृद्धि जो होती है किन कारणों से कमी या वृद्धि होती है, इन बातों का पता लगाने के लिए या इन परिवर्तनों की जांच करने के लिए कोष प्रवाह विवरण बनाया जाता है। एक निश्चित अवधि के बीच कार्यशील पूंजी में जो परिवर्तन होती है, चाहे कार्यशील पूंजी कई बार बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है, तो कार्यशील पूंजी क्यों बढ़ा, क्यों घटता, इनका जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने के लिए कोष प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो नहीं है और इससे आगे क्वेश्चन, तो यहीं तक ये 6 ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो आपका इम्पोर्टेंट है। इससे आउट आपको कुछ भी नहीं तैयारी करना है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से आपको कॉमर्स का जो क्लास 11 से है पार्ट 3 तक का सारा वीडियो मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।